स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमें क्लास 12th का जो 7वां चैप्टर है विकास, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जैव विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ओपेरिन और हेल्डेन का जैव रासायनिक या रासायनिक सिद्धांत पढ़ा था। तो ओपेरिन और हेल्डेन ने अपने सिद्धांत में जो भी बातें बताई है कि अकार्बनिक तत्व थे, अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, सरल कार्बनिक यौगिक बने, फिर सरल कार्बनिक यौगिकों के संयुक्त होने से जटिल कार्बनिक यौगिक बने, और इससे धीरे धीरे एक जीवन का उत्पत्ति का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। तो क्या ऐसा हुआ था? तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने उनके प्रयोग के पक्ष में कुछ प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, यानी जो कि ओपेरिन और हेल्डेन के प्रयोग, जो उनका जो सिद्धांत था उसका समर्थन करते हैं। तो पहला जो प्रमाण दिया था वो प्रायोगिक प्रमाण वो थे मिलर ने। तो मिलर का एक्सपेरिमेंट ओपेरिन और हेल्डेन के जो उनका सिद्धांत था उसको सिद्ध करता है। तो ये जो मिलर थे ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और इनके एक जो गुरु थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता हेराल्ड यूरे थे। तो ये हेराल्ड यूरे के शिष्य थे मिलर। इन्होंने क्या किया, सन 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक स्टेनले मिलर ने ओपेरिन हेल्डेन के रासायनिक विकास के सिद्धांत की पुष्टि हेतु प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किए, कुछ एविडेंस दिए कि हाँ ओपेरिन और हेल्डेन ने जो बातें बताई है वो सही है। मिलर ने अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए ठीक वैसी ही परिस्थितियां पैदा की जैसी आदि पृथ्वी पर उपस्थित थी। आदि पृथ्वी पर मतलब है जब कार्बनिक यौगिक बन रहे थे, जटिल कार्बनिक यौगिक बन रहे थे, उस समय जो पृथ्वी पर परिस्थितियां मौजूद थी वैसी की वैसी परिस्थितियां इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बना ली। जैसे उस टाइम पृथ्वी का वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, ऑक्सीजन थी नहीं, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, हाइड्रोजन थी, पानी भी था, वो वाष्प के रूप में था। तो इस तरह की उन्होंने सारी परिस्थितियां अपने प्रयोगशाला में निर्मित कर ली और एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य था कि अमीनो अम्ल सदृश जो पदार्थ है, क्या वो मेथेन, अमोनिया, H2O आदि जैसे सरल यौगिक से बने हैं, इसका परीक्षण करना था। तो ये मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ओपेरिन हेल्डेन ने बताया था कि जो सरल जो पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, उनसे जो सरल जो कार्बनिक पदार्थ थे उनसे सरल कार्बनिक पदार्थ बने थे और फिर उनसे जटिल कार्बनिक पदार्थ बने थे। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि क्या जैसे ओपेरिन ने बताया था कि मेथेन, अमोनिया, H2O से अमीनो अम्ल बने थे, तो इस बात को सिद्ध करना था। तो इन्होंने देखिए एक अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से बनाया। इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट के लिए उपकरण बना लिया। तो इन्होंने देखिए एक बड़ा सा बंद फ्लास्क लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए टंगस्टन के, जिनका विद्युत ऊर्जा से इसका संबंध कर दिया। इसके अंदर गैसें भरी हुई थी, उन गैसों में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प, क्योंकि पानी उस टाइम जलवाष्प के रूप में था तो ये इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ था। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये नज़दीक नज़दीक थे लास्ट पॉइंट पे। यहाँ पर इनमें चिंगारी निकल रही थी, स्पार्किंग हो रही थी, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बन रही थी, जैसे कोई आदि पृथ्वी पर बन रही थी उस टाइम। ऐसे यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न इन्होंने कर दी और उससे ऊर्जा की पूर्ति की। इसके साथ इन्होंने देखिए कि दूसरा बंद फ्लास्क लिया जिसमें पानी भरा हुआ था। उस पानी को यहाँ से इन्होंने उबाल, एक यहाँ पर बर्नर लगा दिए, ये बर्नर से ये पानी लगातार उबल रहा था, और उबलने से क्या हुआ, यहाँ से पानी की वाष्प बन रही थी और वो इस नली से होते हुए इस तरह से इस बंद फ्लास्क में जा रही थी। तो यहाँ पर ये तीनों गैसें भरी हुई थी और यहाँ पर ये जलवाष्प भरी हुई थी। तो इस तरह से ये गैसें और जलवाष्प इस उपकरण में घूम रही थी। जलवाष्प को ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक संघनित्र लगा दिया, जिसमें पानी इसके अंदर घुस रहा था और बाहर निकल रहा था, जिससे ये गैसें ठंडी हो रही थी। और यहाँ से ये जो जलवाष्प है ये वापस द्रवावस्था में बदल कर पानी में बदल रहा था। यहाँ पर एक यू आकार की नली है जिसके अंदर टोंटी लगी हुई है। तो इस तरह से इन्होंने एक वैक्यूम पंप है इधर, जिसमें इसके अंदर पहले से कोई हवा या गैसें मौजूद थी, उसको सबको बाहर निकाल दिया और बिल्कुल 2:1:1 में, यानी हमने ये अनुपात दिखा रखा है कि मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन
2:1:2 में इनको लेकर इस उपकरण में डाल दिया और इस उपकरण को कई सप्ताह तक ये करते रहे। तो लगातार इसमें ये गैसें हैं वो क्रिया करती रही, घूमती रही और लास्ट में देखिए इस टोंटी जो है युवाकार की नली, इस टोंटी से उन्होंने इस पदार्थ को निकाला और जब जांच किया तो इसमें कई सारे अमीनो अम्ल पाए गए। तो इसे सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर भी उस समय इसी गैसों से, जलवाष्प से और अत्यधिक ऊर्जा से क्रिया करते करते धीरे धीरे अमीनो अम्ल का निर्माण हो चुका था। तो बाकायदा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस बात को सिद्ध कर दिया था। तो ये है मिलर का एक्सपेरिमेंट, जिसको आप चित्र की सहायता से इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर गैसें थी, यहाँ पर विद्युत स्पार्किंग हुई, बहुत तेज ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो ये गैसों में तेज ऊर्जा और जलवाष्प पर ये तीनों गैसों ने आपस में क्रिया की और धीरे धीरे अमीनो अम्ल बनाना शुरू कर दिया। तो ये कई दिनों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो यहाँ पर जब इस युवाकार की नली में से इन्होंने पदार्थ निकाल कर जांच की तो उसको अमीनो अम्ल मिल गए थे। तो ये सिद्ध हो गया था कि ओपेरिन ने जो कहा था वो सही था। तो देखिए इन्होंने मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को एक बंद फ्लास्क में लेकर 800 डिग्री ताप पर जलवाष्प के साथ रखा और पाया कि इससे अमीनो अम्ल बन जाता है। अमीनो अम्ल बन गए। देखिए इन्होंने ऊर्जा के स्रोत के रूप में 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लिए और उनका उपयोग करके विद्युत चिंगारियां, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न की। तो बहुत उच्च ऊर्जा वाली चिंगारियां, स्पार्किंग वहां पर हुई, जिससे 800 डिग्री तक तापक्रम वहां पर पैदा हो गया और इन गैसों ने आपस में क्रिया की और अमीनो अम्ल बन गए थे। तो ये था एक्सपेरिमेंट मिलर का। इसको आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप। देखिए मिलर के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कुछ इसी तरह के प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार के प्रयोगों में अन्य वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रयोग में शर्कराएं भी बनी हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक भी बने हैं, कुछ वर्णक भी बने हैं और वसाओं का निर्माण भी हुआ है। तो ये भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों में इनको भी देख लिया, इनको भी जांच लिया था। तो ओपेरिन और हेल्डेन का सिद्धांत इससे प्रमाणित होता है। एक दूसरा प्रमाण और है, देखिए उल्काओं का विश्लेषण के प्रमाण। तो जो उल्का पिंड है उनके जब विश्लेषण किया गया तो ये इसका प्रमाण कैसे प्राप्त हुआ, तो अनेक उल्काओं की जो अंतर वस्तुएं थी, जिस जो उसके अंदर जो भी पदार्थ पाया जाता है, उसके विश्लेषण से पता चलता है कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष में किसी अन्य स्थान पर भी घटित हुई है। यानी जो उल्काएं जिन पदार्थों की, जिन वस्तुओं की बनी हुई अंतर वस्तुओं की, उनको जब चेकिंग की गई तो ये पता चला कि उनमें भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हुई है जिस तरह से पृथ्वी पर हुई है। उपर्युक्त सीमित प्रमाणों के आधार पर रासायनिक विकास, जो केमिकल इवोल्यूशन है, उसको थोड़ी बहुत मात्रा में स्वीकार कर लिया गया। फिर भी देखो ये प्रमाण भी थे, फिर भी लोगों ने इनको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये जीवन की उत्पत्ति को काफ़ी हद तक समझाने में सफल रहा है। अब कुछ विशेष बिंदुओं की बात कर लेते हैं, देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप, पहले अभिकोशिका नहीं बनी, ये अकोशिकीय रूप है। ये 3 अरब, जिसको हम 300 करोड़ या 3 बिलियन भी कह सकते हैं। तो 2000 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड बना, 450 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी बनी, उसके बाद में 400 करोड़ पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई और पहला अकोशिकीय रूप 300 करोड़ पूर्व बना और जीवन का पहला कोशिकीय रूप, पहली कोशिका बनी है वो 200 करोड़ साल पहले, यानी 2 अरब या 200 करोड़ या 2 बिलियन वर्ष पूर्व पहला कोशिकीय रूप प्रकट हो गया था, जो कदाचित एक कोशिकीय थी, एक कोशिका से बने हुए थे। और वो भी कैसे थे, वो भी प्रोकैरियोट थे। कौन थे वो? प्रोकैरियोट। तो अकोशिकीय रूप 3 अरब 300 करोड़ या 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ, जो क्या थे, वो आरएनए थे या प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड, यानी बड़े कार्बनिक अणु थे ये। और पहला कोशिकीय रूप कब पैदा हुआ? 2 अरब वर्ष पूर्व। जीवन की उत्पत्ति, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्रों के जलीय वातावरण में हुई है। तो जो पहला जीवन पैदा हुआ है वो जल से हुआ है, पानी से हुआ है। अजीवात जनन, देखिए अजीवात जनन का मतलब है अजैविक पदार्थों से जीवन या जनन, जीवों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात
जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। इस सिद्धांत को आज बहुमत से स्वीकार कर लिया गया है। यानी जो शुरुआत में अजैविक पदार्थ थे, कार्बनिक तत्व थे, फिर कार्बनिक बने और सरल कार्बनिक बने, जटिल कार्बनिक बने, धीरे धीरे वर्धनों का निर्माण हुआ, पहला एक कोश के रूप बना, फिर प्रथम कोश के रूप बना और पहला जीव बना। तो अजीवात जनन को अब बहुमत से स्वीकार कर लिया गया है। तो ये था मिलर का एक्सपेरिमेंट, जो कि ओपेरियन हेल्डेन के प्रयोग को, उनके सिद्धांत को प्रमाणित करता है और काफ़ी हद तक जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमको समझाने का प्रयास करता है। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? 20 बिलियन वर्ष पूर्व। तो इसको हम करोड़ में कितना लिख सकते हैं? 2000 करोड़, क्योंकि 1 बिलियन में 1 अरब होता है, तो 20 अरब हो गए। 1 अरब में 100 करोड़, तो 100 से गुणा करेंगे तो 2000 करोड़ हो गए। पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, या इसको हम लिख सकते हैं 400 करोड़ वर्ष पहले। जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 4 बिलियन वर्ष पूर्व, या इसको हम लिख सकते हैं 400 करोड़ साल पहले। जीवन का पहला एक कोश के रूप कब बना? 3 बिलियन वर्ष पूर्व बना है, जिसको हम लिख सकते हैं 300 करोड़ वर्ष पूर्व। जीवन का प्रथम कोश के रूप कब बना? 2 बिलियन वर्ष पूर्व, जिसको हम 200 करोड़ लिख सकते हैं। 200 करोड़, 2 बिलियन का मतलब 2 अरब और 200 करोड़ हो गए। और पहला जो एक कोश के यूकेरियोट बना था, देखिए ये पहला कोश के रूप प्रोकैरियोट था। यूकेरियोट जो बना था ना, वो 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 150 करोड़ साल पहले बना था। तो इस तरह से इनकी जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति से लेकर जो पहला यूकेरियोटिक जीव बना था, उसकी एक संभावित अवधि कुछ इस तरह से होती है। अब हम रासायनिक विकास के बाद पढ़ेंगे आगे का जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसको अपन जैविक विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या जैविक विकास क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ पहले बन गए थे। कार्बनिक पदार्थ जो बने थे वो तो था केमिकल या रासायनिक विकास। रासायनिक विकास के बाद हुआ है जैविक विकास। तो कार्बनिक पदार्थों के जो समूह बन गए थे, उनसे सरल कोश के रचना का जो निर्माण हुआ है, उसी को हम जैविक विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, तो ये याद रखना है। इससे पहले हुआ रासायनिक विकास। रासायनिक विकास पूरा होने के बाद में शुरू होता है जैविक विकास। तो रासायनिक विकास का मतलब है कार्बनिक पदार्थ बन गए थे, वृहद कार्बनिक पदार्थ बन गए थे, और उनके समूह बनने से पहली जो कोश की रचना बनी, पहली जो कोशिका बनी, उसके निर्माण को ही हम कह रहे हैं जैविक विकास। अब ये पहले कोश की रचना कैसे बनी, इसका हम देखते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों ने मिलकर बना लिया एक सरल कोश की रचना, और इसे हम क्या कह रहे हैं? जैविक विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये रासायनिक विकास के बाद में हुआ है। तो देखिए हुआ क्या, तो इसमें अपने कुछ स्टेप से पढ़ते हैं। यह कोलाइड का निर्माण या कोलोइड का। देखिए गर्म कोलोइड का निर्माण कैसे हुआ? गर्म समुद्री पानी में जो कार्बनिक पदार्थ थे, बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ बन गए थे, उनके अणुओं के एकत्र होने से कोलाइडिक अणुओं का निर्माण होने लगा। देखिए, अब पानी में कार्बनिक पदार्थ बन गए थे और वो पानी में घुलते जा रहे थे, तो उनके अणु एक जगह इकट्ठे होने लगे, जिससे कोलाइडिक कणों का, और उनके आसपास चारों ओर पानी भी इकट्ठा था, पानी की बूंदें भी इकट्ठी थी। तो इस तरह से पानी में कार्बनिक पदार्थों के इकट्ठा होने से कोलाइडिक कणों का निर्माण हो गया। इन्हीं में से जो विद्युत आवेशित प्रोटीन के जो अणु थे, देखिए उन्होंने मिलकर कोलाइडी कण बनाए थे। तो जो प्रोटीन के आवेशित कण जो थे, प्रोटीन आवेशित होता है, उसके कणों ने मिलकर कुछ बड़े बड़े कोलाइडी कण बना लिए थे। अब इसके बाद में कोलाइडी बन गया, इसके बाद में बनता है माइक्रोस्फीयर। देखिए, माइक्रोस्फीयर मतलब स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल थे, ये छोटे छोटे गोल गोल अणु थे ये। तो ये क्या थे? माइक्रोस्फीयर। तो कोलाइड बनने के बाद माइक्रोस्फीयर बनते हैं। ये क्या थे? प्रोटीन के अणुओं ने मिलकर पानी में छोटे गोल कोलाइडी कण बनाए, जिनको माइक्रोस्फीयर कहा गया। तो ये प्रोटीन के अणु क्या होने लगे? आवेशित होने के कारण पानी में ही ये छोटे छोटे गोल गोल कोलाइडी कण बनाने लगे। उन्हीं कोलाइडी कणों को हम क्या कह रहे हैं?
जो गोल गोल बन रहे थे, जिनकी आकृति गोल थी, स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल थे गोल गोल, उनको अपन माइक्रोस्फीयर कह रहे हैं। ये सूर्य की गर्मी के संपर्क में आए तो इनको कोई नुकसान नहीं हो, तो इन्होंने क्या किया, लिपिड यानी वसा के साथ मिलकर अपने चारों ओर एक कोशिका कला का निर्माण कर लिया। तो इन्होंने कोशिका कला का भी निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद में माइक्रोस्फीयर, धीरे धीरे माइक्रोस्फीयर ने मिलकर क्या बना लिया, कोएसरवेट्स बना लिए। देखिए कोएसरवेट्स क्या होते हैं, कोएसरवेट्स से तो माइक्रोस्फीयर के इकट्ठा होने से, यानी बहुत छोटे छोटे ये गोल गोल माइक्रोस्फीयर थे, ये जब इकट्ठा होने लगे तो इनके इकट्ठा होने से जो संरचनाएं बनी है वो कहलाती है कोएसरवेट्स। तो माइक्रोस्फीयर के इकट्ठा होने से बड़े बड़े कोलाइडी तंत्र बन गए थे, उनको हम क्या कह रहे हैं, कोएसरवेट्स कह रहे हैं। कोएसरवेट्स के निर्माण को कोएसरवेशन भी कहते हैं। कोएसरवेट्स बाह्य माध्यम में पदार्थों का अवशोषण करने में सक्षम थे। जैसे मान लीजिए ये इसके चारों ओर इनके पानी इकट्ठा है, ये कोएसरवेट्स बन गए। तो इन कोएसरवेट्स ने क्या किया, जो इनके बाहर जो पदार्थ था, पानी था, उनमें से ये अन्य पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित करने या खींचने की इनमें क्षमता आ गई थी। तो ये अन्य पदार्थों को अपने अंदर ले सकते थे, अपने अंदर उनको प्रवेश करवा सकते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कोएसरवेट में बाह्य माध्यम से पदार्थों का अवशोषण करने की क्षमता आ गई थी, वो सक्षम थे। इसलिए देखिए कोएसरवेट को, अब देखिए ये जो क्षमता है इनकी बाह्य माध्यम से पदार्थों का अवशोषण करने की, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये कोएसरवेट्स था मान लीजिए, तो इन्होंने अपने बाह्य माध्यम में जो न्यूक्लिक अम्ल था उसका अवशोषण करके अपने अंदर इसको डाल लिया। तो न्यूक्लिक अम्ल बन गया ना, अंदर चला गया और ये प्रोटीन वगैरह का आवरण बन गया। तो एक तरह से वायरस जैसी संरचना का बनना शुरू हो चुका था। तो ये एक प्रथम जीवन के बनने की प्रक्रिया की एक शुरुआत हो गई थी। तो कोएसरवेट को प्रथम जीवों का पूर्वगामी, प्रीकर्सर संरचनाएं माना जाता है। प्रथम जीवों का पुरोगामी, यानी जो पहला जीव बना था उसके पूर्वगामी है ये, उससे पहले मौजूद संरचना, यानी कोसरवेट से ही प्रथम जीव बना है। अतः इन्हें पूर्वजीवी रचनाएं भी कहते हैं, या प्रोटोबायोन्ट्स या प्रोटोसेल्स भी इनको कहा जाता है। कुछ जो कोएसरवेट्स थे, इनके केंद्र में देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के कण बन गए थे। तो इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या सबसे पहले आरएनए बना था, तो इनके अंदर जो आरएनए के कण थे वो भी बनने लगे थे। तो एक पहली जब आरएनए इसके अंदर आ चुका था तो एक वायरस जैसी संरचना का निर्माण होने लगा था। धीरे धीरे इनसे कुछ समय और बीता और पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हो गया, और इसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारा चेंजेस हुआ, और आज से लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व प्रथम यूकेरियोटिक कोशिका का निर्माण हो गया। तो ये था जैविक विकास। कोलाइड बने, माइक्रोस्फीयर बने, कोएसरवेट्स बने, फिर उनसे प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका से प्रथम यूकेरियोटिक कोशिका बनी। देखिए जो पहले कोशिका बनी थी उससे पूर्व की रचना है कोएसरवेट्स। तो कोएसरवेट्स को हम प्रथम जीवों का पूर्वगामी या पूर्वजीवी रचनाएं, प्रोटोबायोन्ट या प्रोटोसेल कह रहे हैं। इसके बाद में हमें इसी टॉपिक के नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।